कि आप मंच पर आइए और इस सेशन में श्वेता गुप्ता भी हमारे साथ रहेंगी। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मंच पर आइए। मेरी सहयोगी रिंकी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। रिंकी, रिक्वेस्ट करती हूं आपसे कि आप मंच पर आइए और साथ ही साथ इस सेशन में मैं भी रिंकी के साथ जुड़ूंगी। तो सभी खास मेहमानों का मंच पर स्वागत करती हूं। आप आइए और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फरहत नकवी अध्यक्ष नेहा हक फाउंडेशन की, साथ ही अनीता अग्रवाल, डॉक्टर चारू मल्होत्रा, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप सब मंच पर आइए। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि आज हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और ऐसे में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ अलग अलग महिलाएं मौजूद हैं। कोई एनजीओ चलाती है, कोई फाउंडेशन चला रही है और कोई शिक्षाविद है। उन सभी से इस मसले पर चर्चा करेंगे कि बरेली में महिला सशक्तिकरण के लिए कितना काम हुआ है और आगे किस तरीके से उनका विजन रहने वाला है। अनीता जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। एक उम्मीद एनजीओ आपका है, क्या है ये एक उम्मीद? क्योंकि शब्द से हमें कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी इस एनजीओ के बारे में और ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक उम्मीद एनजीओ से हम कमजोर वर्ग की महिलाओं और बालिकाओं को हुनरमंद बनाने का काम करते हैं। अभी तक हम लगभग 5000 गर्ल्स को, लेडीज को अपने पैरों पर खड़ा कर चुके हैं। उनको किसी भी वोकेशनल कोर्स जैसे कि मेहंदी लगाना, ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई आदि सिखाकर उनको मार्केट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपने इस हुनर से अपनी अर्निंग कर सकें। हमारा सिलाई का कोर्स कोरोना के टाइम में कंप्लीट हुआ था। उस समय मास्क बनाने की किसी को भी शिक्षा नहीं थी। हमारे यहाँ की सिलाई की लड़कियों ने बड़ी संख्या में मास्क बनाकर इवन पुलिस को जिनकी ड्यूटी लगती थी और बड़ी संख्या में मास्क वितरित किए। होम ब्यूटिशियन बनकर ये लड़कियां अपनी परिवार का बहुत मजबूत सहारा बनी। तो ये कहते हैं कि कोई भी हुनर अगर आपको आत्मनिर्भर बनाता है तो स्काई इज द लिमिट। आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी अर्निंग कर सकती हैं। ये बेहतरीन है। पहले तो मैं सभी मातृ शक्ति का यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगी इस इंडिया न्यूज के महामंच पर। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेके महिलाओं के दिल में ऐसे क्या है जो क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को योगी सरकार लगातार बढ़ावा देती आ रही है, तो सुरक्षा के क्या मायने, कैसे देखते हैं आप सुरक्षा को लेके? योगी सरकार ने जो मिशन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें स्पेशल महिला चौकी, महिला थाने की स्थापना की गई है। और आज ऐसा है कि अगर महिला कोई क्राइम रजिस्टर कराने जाए तो उसको बंद कमरे में स्पेशल विमेन जो हैं एसओस वो सुनेंगी। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला कर्मियों की बहुत बड़ी लेवल पर भर्ती SRMS, Sri Ramamurthy Smarak Institutions, Bareilly. Future group of institutions learn, assimilate, transcend. KCMT Khandilwal College, top education. ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करें। मिशन शक्ति में महिलाओं आज अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं और ये सुरक्षित और सम्मानित नारी ही नए उत्तर प्रदेश की नींव है। हम इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री के बहुत आभारी हैं।
क्या लगता है मैम, पहले जब निकलती थी महिलाएं तो कहीं ना कहीं हिचक हुआ करती थी, घर से जब शाम के वक्त निकलेंगे तो डर था कि ज्यादा रात ना हो जाए, लौट के घर पे भी आना। अब इस समय कैसा दौर चल रहा है, क्या लगता है आपको कि अब सुरक्षा मजबूत है या फिर अभी भी वही सब दहशत है जो पहले हुआ करती? जी नहीं, इस समय सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम है और बड़ी संख्या में महिलाएं आज औद्योगिक रूप में भी आगे आ रही हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं थाने में और सभी उसमें महिलाओं की काफ़ी अच्छी संख्या है। ठीक है, बेहतर है कि महिलाएं अगर खुद को सशक्त समझेंगी तभी वो आगे समाज को भी सशक्त बना पाएंगी। डॉक्टर चारू जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, तो ऐसे में महिलाओं की शिक्षा को लेकर, मैं खासकर लड़कियों की बात करूंगी, दूर दराज से बहुत ऐसे गांव होते हैं जहां पर अपनी बेटियों को शिक्षा देना वो सही नहीं समझते। हालांकि अभी अंतर जरूर आया है, लेकिन आप बरेली को कहां पर देखती हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर कोएड कॉलेजेस भी हैं, अगर उनका रेशियो देखें तो लड़कों की तुलना में लड़कियाँ ज़्यादा इनरोल्ड हैं। वहाँ बड़ी संख्या में लड़कियाँ आपको दिखाई देंगी एज ए स्टूडेंट, और उनमें जागरूकता आई है। माता पिता को भी ऐसा लगता है कि अब बच्चों को जो है, लड़कियों को स्पेशली जब तक अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं समाज में, हम उनसे उनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सभी तरीके के अत्याचारों के खिलाफ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो दहेज को लेकर हो, या और तरीके के जो सोशल इवल्स अगेंस्ट विमेन हैं, उनको अगर दूर करना है तो लड़कियों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास लाना भी बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए माँ बाप को भी ये, माता पिता को भी ये समझ में आ गया है और इसीलिए वो अब लड़कियों को आगे पढ़ाते हैं। और दूर दराज की बात तो ये है कि अब बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं। हाँ। और सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस जहाँ पर इंटीरियर्स हैं, वहाँ पर भी उनको खोला गया है, और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी लड़कियों को हुआ है, क्योंकि वो लड़कियाँ जो 8वें तक या 10वें तक जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते थे उनमें पढ़ती थी, और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए नहीं आ पाती थी डिग्री कॉलेजेस तक, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन नहीं होते थे कि वो उस कॉलेज तक पहुँच सकें। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट वगैरह भी इतना उपलब्ध नहीं था, थोड़ा रिस्की भी था उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब बातों को रखते हुए काफ़ी बच्चे 12th के बाद या 8th के बाद ड्रॉप आउट हो जाते थे। और लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह जो हैं, डिग्री कॉलेजेस वगैरह अब गांव वगैरह में भी खुल गए हैं। लोगों ने सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस खोले हैं, जिसमें स्पेशली ये लड़कियां जो है वो एडमिशन लेती हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखती हैं। और देखिए, हम लोग कहते हैं कमिंग शेडोज कास्ट दिस, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर वाली बात। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं, अगर उन्हें कहीं पर भी शिक्षा दी जाती है तो वो ज़रूर उस शिक्षा को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, बेहतरीन है। अगर इसी तरीके से महिलाएं शिक्षित होंगी और समाज बदलेगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले वक्त में होगा। फरहत नकवी, अध्यक्ष नेहा हक फाउंडेशन के हमारे साथ है। मैम, आपसे सवाल सबसे पहले तो यही रहेगा, नेहा हक फाउंडेशन क्या है? ये फाउंडेशन एक महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, जिसमें स्टार्टिंग जो थी इसकी लड़ाई, वो 3 तलाक की लड़ाई हमने शुरू की थी जी। एक उत्तर प्रदेश में ऐसी आवाज उठाई जहां पे महिलाओं को दबा के, मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं को इतना दबा दिया गया था कि वो 3 तलाक जैसा दंश लगातार झेल रही थी, लेकिन अपनी आवाज को नहीं उठा पाती थी। उसमें मेरा हक फाउंडेशन ने ये काम किया कि उन महिलाओं को अवेयर किया जाके, और जागरूक करने के बाद उन महिलाओं के साथ जुड़ के, उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ के इस चीज में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जिसपे एक ऐसी बड़ी आवाज उठाई जिसमें काफी हमारे ही समुदाय से हमारा विरोध हुआ। कभी महिलाओं को खारिज किया गया इस्लाम से, कभी महिलाओं ने किस किस तरह के दंश झेले, लेकिन लगातार महिलाएं डट के इस लड़ाई में खड़ी रही, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 3 तलाक का कानून बन के आया, जिससे कि 82% केस 3 तलाक के कम हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस फाउंडेशन के बारे में आप जो बोल रही हैं वो अपने आप में बड़ी बातें हैं। आपने इसकी शुरुआत खुद से की थी या फिर ये फाउंडेशन के साथ आप जुड़ी थी? अपना सफर भी जरा बताइएगा इस फाउंडेशन के साथ, क्योंकि आप भी निकली हैं उसी फैमिली से और उसी एनवायरनमेंट से, लेकिन आज आप इस मंच पर हैं।
देखिए ऐसा है, कुछ पर्सनल बातें हैं कि पहले उस चीज को मैंने खुद उस दंश को झेला और झेलने के बाद उसके लिए मैं खुद अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। तो कानूनी लड़ाई लड़ते टाइम जब मैंने कोर्ट में मैं बैठती थी जाके और मैंने महिलाओं के हालात देखे कि महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं, महिलाओं को कानूनी जानकारी नहीं है, जाती हैं डेट लेती हैं आ जाती हैं, तो उन महिलाओं ने, अक्सर महिलाएं मेरे पास आती थी, मुझसे पूछती थी कि कुछ राय दीजिए, कुछ एडवाइस दीजिए ऐसी कि हम भी कुछ एक्टिव हो पाए अपने केस में। तो मुझको लगा कि मुझको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में बहुत ज्यादा तकलीफें थी महिलाओं को। 3 तलाक एक बहुत ज्यादा लगातार उस टाइम चल रहा था और इतना छोटी छोटी बातों पे 3 तलाक जैसा दंश महिलाएं झेल रही थी। तो उस टाइम लगा मुझे एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिसमें इन महिलाओं के लिए एक आवाज उठाना चाहिए, जो एक मजबूत आवाज बने। और उसके लिए हमने महिलाओं को लगातार जागरूक किया और जागरूक करने के बाद जब ये 3 तलाक का कानून बन गया तो 3 तलाक का कानून बनने के बाद अब महिलाओं को काफी राहत मिल चुकी है, क्योंकि जो केस पहले मेरे पास जितने आते थे वो अब बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। महिला डिस्प्यूट होता है तो उसमें हमारे पास एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है कि हम दोनों को बैठा के दोनों की काउंसलिंग कर सके और काउंसलिंग करके उसमें उनका जो कुछ भी है वो घर बनने की एक संभावना बनी रहती है, एक ऑप्शन रहता है हमारे पास। बट 3 तलाक अगर हो जाता था तो उसमें हमारे जो कथित धर्म गुरु थे वो इस चीज को मान्यता दे देते थे, एक फतवा दे देते थे कि 3 तलाक मान्य है इस्लाम में, जबकि 3 तलाक ना कुरान में था ना इस्लाम में था, किसी चीज का हिस्सा नहीं था। लेकिन ये कुछ धर्म गुरु थे ऐसे जो फतवा देने के भी पैसे लेते थे और देने के बाद उनकी एक तरह से दुकानें चल रही थी। तो उस चीज को बंद कराने के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया। इस मंच से आप ये जो बातें कह रही हैं इससे ये लग रहा है कि किस तरीके से आपने अपना, जो आप बता रही हैं कि मैंने भी ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं झेला है और देखा है, इसीलिए शायद आज आप इतने स्ट्रांगली इन बातों को कह रही हैं जो शायद और महिलाएं कहती भी नहीं है। इत्तेफाक रखती है मेरी इस बात से? हाँ जी, बिल्कुल रखती हूँ इत्तेफाक, क्योंकि हर दर्द के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। बिल्कुल। और स्ट्रांग भी इंसान तभी बनता है जब वो कमजोर होता है और उस टाइम उसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। मेरा बहुत ज्यादा विरोध हुआ है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी में रह के अपनी ही कम्युनिटी की कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाना कोई आसान काम नहीं होता है। बिल्कुल। और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जहां सिर्फ 2-4 शब्द बचपन से बच्चियों को सिखाए जाते हैं कि आपको बुर्का ओढ़ना है, बचपन से आपको पर्दे में रहना है, आपको ससुराल में किस तरह से, ठीक है कुछ चीजें अच्छी हमें समझाना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आपको सिर्फ यही पहलू समझाना है। बेटियों को ये नहीं समझाना है कि अगर आप पे वक्त पड़े तो आपको संघर्ष भी करना है, बिल्कुल, आपको उसके खिलाफ आवाज भी उठाना है। तो उसके लिए हमें आगे आना जरूरी था और इसीलिए हम आगे आए, विरोध हुआ, विरोध का भी डटकर मुकाबला किया और लगातार हम भी आगे आए। हमारे साथ मुस्लिम समाज की ना जाने हजारों महिलाएं, कितनी महिलाएं आगे आई। अनीता जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि अब नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, जिसमें योगी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी सर्वोपरि रखा, शुरू से ही रखा है, लेकिन अब उन्होंने महिला आरक्षित सीट भी कई जगह कर दी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आधी आबादी तो महिलाओं की है, तो महिला आरक्षण बहुत जरूरी है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि वेमेन आर वेरी गुड मैनेजर्स, दे कैन मैनेज थिंग्स वेरी प्रॉपरली। तो ये बहुत अच्छी बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर हम तो बरेली में सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पिछली 3 कमिश्नर्स महिलाएं हैं, तो एंड दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसलिए पॉलिटिकल भी अगर महिलाओं के लिए आरक्षण हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी एक महिला मेयर हमारे बीच में आए, इस बार तो सामान्य सीट है पर आगे उम्मीद रखते हैं। कह सकते हैं कि जो महिला परिवार चलाती है वो कहीं ना कहीं शहर भी चला सकती है, इसमें जी कोई जी शक जी नहीं। बिल्कुल, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल कैन रूल द वर्ल्ड, तो दैट इज देयर डेफिनेटली।
बिल्कुल साफ है और ये दिख भी रहा है क्योंकि 3 महिलाएं जिन्हों से बात की, तीनों ही महिलाएं आज अपने अपने लेवल पे एक प्लेटफॉर्म आने वाली बच्चियों के लिए तैयार कर रही हैं और वो बहुत बेहतरीन कार्य भी है। इसके लिए हम आपकी सराहना भी करते हैं। फिलहाल हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आपसे और सारी चर्चा हो सकती थी। फिलहाल इस सेशन में बस इतना ही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद भी लगातार हमारा ये अधिवेशन जारी रहेगा। पावर्ड बाय नॉरिश न्यूट्रिशन का वादा। एसोसिएट स्पॉन्सर SRMS श्री रामा मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूशंस बरेली, फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लर्न